नमस्कार, सुस्वागतम। विद्यार्थी कल्याण परिषद में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि सभी लोग अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक होंगे। जैसा कि ये अगस्त का महीना है और एक महीना और हमें अभी घर पे बैठ करके स्वयं तैयारी करनी है। विद्यालय बंद है, कॉलेज बंद है, सभी बच्चे अपने अपने घरों में तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो आज हम आपके सामने हिंदी में ही एक नया विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है समास। बच्चों, समास छोटी क्लास से शुरू हो जाता है, 6 क्लास से, 6ठी क्लास से, और लाइफ टाइम जब तक भी हम पढ़ते हैं, हम आगे 10वीं 12वीं BA MA जितने भी हम पढ़ाई करेंगे, हर जगह हमें समास काम आएगा। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। समास होता क्या है ये हम सबसे पहले जानते हैं। पहले उसकी परिभाषा हम जानेंगे, उसके बाद में फिर समास के भेद हम जानेंगे और समास में क्या क्या चीजें आती हैं ये सब हमें समझना है। आप लोगों ने बचपन में संधि सुनी होगी। संधि छोटी क्लास से शुरू हो जाती है, समास थोड़ा बड़ा 6ठी क्लास 7वीं क्लास से शुरू होता है, संधि 4थी क्लास से शुरू करते हैं। तो संधि जो होती है वो 2 वर्णों का मेल होती है। जब एक शब्द बनाते हैं, 2 वर्ण मिलकर के एक शब्द बनते हैं तो वो संधि कहलाती है। लेकिन समास ऐसा नहीं है। समास में संधि में थोड़ा फर्क ये है कि जहां वर्णों का योग संधि कहलाता है, वहां शब्दों का योग समास कहलाता है। अब हम समास की जो वास्तव में जो परिभाषा है, आप उसको देख लेते हैं कि वास्तव में समास है क्या। तो समास की जब हम परिभाषा करते हैं तो समास की परिभाषा इस तरह करेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक ऐसे शब्द जो स्वतंत्र अर्थ रखते हों मिलकर एक नया शब्द बनाते हों तो वह समास कहलाता है। समास मतलब समस्त पद, 2 पद शब्द। जब मैंने आपको एक बार बताया था कि जब शब्द जो है वाक्य में प्रयोग होते हैं तो पद कहलाते हैं। तो समस्त पद मतलब 2 पद, पूर्व पद और उत्तर पद, मतलब पहला और आखिरी दोनों पद मिलकर के एक समस्त पद का निर्माण होता है, जिसे समास कहते हैं। समास की भाषा में, व्याकरण की भाषा में, पूर्व पद जमा उत्तर पद बराबर समस्त पद अर्थात समास। इसको और अगर हम सरल तरीके से कहें तो सरल तरीके से हम कह सकते हैं अनेक शब्दों को जोड़कर छोटा बना लेना समास कहलाता है। ये बिल्कुल छोटी और सटीक परिभाषा है कि जब हम पूरा अगर नहीं कर सकते हैं तो छोटी क्लास में हम केवल इतना कह सकते हैं कि अनेक शब्दों को जोड़कर छोटा बना लेना समास कहलाता है। यदि आप 9th के और 10th के हिसाब से आगे करोगे तो आपकी ये परिभाषा काम नहीं आएगी। ये जो परिभाषा है 7वीं 8वीं के लिए है, ये केवल कक्षा 7 और 8 के लिए है। और अगर आप इससे बड़ी क्लास में जाते हो तो आप यही परिभाषा दोगे। जो ये परिभाषा है यह है जब 2 या 2 से अधिक ऐसे शब्द जो स्वतंत्र अर्थ रखते हो मिलकर एक नया शब्द बनाते हो तो वह समास कहलाता है। पूर्व पद जमा उत्तर पद बराबर समस्त पद। इस तरह से ये समास हुआ। अब उदाहरण देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र, इसमें 3 शब्द हैं और हमने इसको किया राजपुत्र। अगर राजपुत्र हम कहते हैं तो ये इसका समस्त पद हो गया। ये जो है राजपुत्र जो है ये समस्त पद है, अर्थात ये समास है। ऐसे ही रसोई के लिए घर जो है रसोई घर। ऐसे ही दुख सुख, दुख और सुख और बहुत सारे शब्द जो भी आते हैं वे सब समास के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से ये हमारा समास हुआ। अब आप देख लेते हैं समास के भेद। समास के हमारे पास में भेद जो है, समास के जो भेद हैं वो 6 भेद हैं। 6 कैसे हैं? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, 5वां बहुब्रीहि समास और अंतिम 6ठा है क्रमधारय समास। दोबारा से देख ले। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और क्रमधारय समास। ये 6 समास हैं। आप जो है ये शुरू हो जाते हैं और 6 के 6 ही रहते हैं। जब तक आप पढ़ोगे तो ये 6 ही पढ़ेंगे। इनके भेद, इनके भी किसी किसी के भेद भी आप पढ़ोगे, लेकिन अभी आप फिलहाल इन 6 को ही पढ़ोगे। समास के भेद समझने के उपरांत हम उनकी अलग अलग परिभाषा समझे। इससे पहले हम 2 चीज और जान लेते हैं।
कि समास रचना क्या होती है और समास विग्रह क्या होते हैं। दो शब्द आते हैं। हम जब परीक्षा में हमसे पूछा जाता है तो उसमें या तो दिया जाता है कि समास विग्रह कीजिए या ये दिया जाए समास रचना कीजिए। तो ये दो तरह के जैसे सवाल आते हैं तो सब हम जो है इन दोनों शब्दों को हम जान लेते हैं ये क्या है। समास जो रचना है, जैसे कि हमने समास की परिभाषा आपको बताई थी कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। साधारण सी भाषा जो मैंने भाषा में आपको बताया था। तो दो शब्द का मेल जब समास कहलाता है तो दो शब्द जो होते हैं, एक पहला पद होता है, पहला शब्द होता है, एक आखिरी शब्द होता है। जो पहला शब्द होता है उसको कहते हैं पूर्व पद और जो आखिरी शब्द होता है उसको कहते हैं उत्तर पद। तो दो तरह के हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जब हम दोनों पदों का योग करते हैं तो वो समस्त पद कहलाता है और समस्त पद ही समास रचना है। मान लिया किसी ने हमें बता दिया यथा और शक्ति, दो शब्द हमें दे दिए यथा और शक्ति, तो हम क्या करेंगे, यथा जमा शक्ति बराबर यथाशक्ति। तो यथाशक्ति क्या हो गया, समस्त पद हो गया। यथा पूर्व पद हो गया, शक्ति उत्तर पद हो गया और यथाशक्ति समस्त पद हो गया। तो इस तरह से ये समास रचना हुई। लेकिन अगर इसका उल्टा हम करें तो उसे कहते हैं समास विग्रह। हमें एक शब्द दिया यथाशक्ति, जो यही शब्द है हमें जो दिया है, जब हम इसको तोड़ते हैं मतलब उत्तर पद और पूर्व पद में जब हम इसको लिखते हैं तो ये समास विग्रह कहलाता है। तो इस प्रकार से समास रचना कब होगी, जब दो पद हमें अलग अलग दिए हुए होंगे, जब हमको उसको जोड़ करके एक समस्त पद बनाना होगा तो वो समास रचना होगी। और यदि एक शब्द हमें दिया हुआ है और कहा कि इसका समास विग्रह करके समास का नाम बताइए, तो हमें उस शब्द को तोड़ करके इस तरह से लिखना होगा, तब जाकर के हमारा समास विग्रह होगा। इस प्रकार से ये समास रचना और समास विग्रह होगा। अब आइए अब समास के भेद जो है उनको विस्तार पूर्वक हम जान लेते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय होगा, पहला पद, पूर्व मतलब पहला पद। अब अव्यय क्या होता है, अव्यय वो शब्द होते हैं या शब्दांश होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, जो जैसे हैं वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं। तो इसमें कहा है कि जिस समास में पूर्व पद मतलब पहला पद अव्यय हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। दोबारा सुनिए कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो वहां अव्ययी भाव समास होगा। और अव्यय का मैंने तुम्हें बताया कि जिसका जो नष्ट नहीं होता, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होते। आपने विकारी और अविकारी दो तरह के शब्द पढ़े होंगे। जो अविकारी शब्द होते हैं वे होते हैं जिसमें किसी भी तरह से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो वे अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे अब इसमें दिया है समय के अनुसार, तो एक शब्द है यथा समय, जैसे मैंने यथाशक्ति बताया था, यथा समय, तो ये समस्त पद है हमारे पास में यथा समय। जब हम इसको तोड़ते हैं तो यथा जमा समय, यथा मतलब पूर्व पद, समय मतलब उत्तर पद। तो इस तरह से हमने तोड़ करके इसको समस्त पद को कहा यथा समय अर्थात समय के अनुसार है। तो इस तरह से इसमें पहला जो हुआ वो अव्यय हुआ। दूसरा देख ले मृत्यु तक, जो एक हम कहते हैं तो उसको कहते हैं आमरण। आमरण अनशन करते हैं, आमरण जो कहीं धरना देते हैं तो जो है वहां पे अनशन किया जाता है, तो कहते हैं मैं अनशन कैसे था, आमरण। आ माने तक, मरण माने मरण मतलब मृत्यु, मृत्यु तक लगातार मैं इस अनशन पे बैठा हूं, अगर ऐसा कहते हैं तो उसको कहते हैं आमरण। तो आ जो है इसमें क्या है, अव्यय है और पूर्व पद है, मरण मृत्यु है जो उत्तर पद है। ऐसे ही बे खटके, बे जो उर्दू से आया है, बे जो है इसमें अव्यय है और पूर्व पद है और खटके इसका उत्तर पद हो गया, अंतिम पद हो गया। तो इस तरह से बे खटके, इस प्रकार से ये अव्ययी भाव समास हुआ। दोबारा से एक बार तो देख लो फिर, अगर नहीं समझ में आया, कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, आमरण, बे खटके, इस तरह से ये आपका अव्ययी भाव समास होगा। नंबर 2 आपके पास में जो मैंने आपको लिखवाया तत्पुरुष समास। दूसरा तत्पुरुष समास, जहां पूर्व पद प्रधान हो, जहां पूर्व माने पहला पद प्रधान हो और वह उत्तर पद की विशेषता बताता हो। किसकी, उत्तर पद की मतलब बाद के पद की विशेषता बताने वाला, वहां तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। दोबारा सुनिए, जहां पूर्व पद प्रधान हो और वह उत्तर पद की विशेषता बता रहा हो तो वहां तत्पुरुष समास होगा। जैसे रसोई जमा घर, तो इसका क्या होगा, रसोई घर। पूर्व पद है रसोई, उत्तर पद है घर, तो घर की विशेषता क्या है,
रसोई जो है वो घर की विशेषता बता रहा है, ये पूर्व पद जो है उत्तर पद की विशेषता बता रहा है, और पूर्व पद प्रधान है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा गया रसोई घर, तो प्रधान जो है वो पहले आ गया, घर बाद में से। तो रसोई घर जो है क्या है, रसोई के लिए घर। जो घर बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया, रसोई के लिए। तो इसमें जो है जो पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बता रहा है, और पूर्व पद ही इसमें प्रधान है। दूसरा राजकुमार, राज जमा कुमार, राजकुमार अर्थात राजा का कुमार, राजा का बेटा है। तीसरा गंगा जल, गंगा जल, गंगा जमा जल मतलब गंगा जल, गंगा का जल। तो इस प्रकार से हमारा तत्पुरुष समास होगा, जहां पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताएगा और पूर्व पद ही प्रधान होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा तत्पुरुष समास होगा। अब लेते हैं द्वंद्व समास नंबर 3, द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब युद्ध होता है, और युद्ध कहाँ होता है, कहते हैं दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों में निभती है। कहते हैं ना, ये कहावत है ना कि दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों में होती है। तो इस समास का जो नाम है वो है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होगा, जब हम बराबर के होंगे, अर्थात जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, मैं भी प्रधान तू भी प्रधान मैं भी प्रधान, जहां ऐसी बातें होती है वहां क्या हो जाता है, द्वंद्व हो जाता है। क्या कहते हैं ना, एक जंगल का राजा केवल एक ही होता है, दो नहीं हो सकते। लेकिन अगर दो आ जाए तो क्या होगा, वहां द्वंद्व होगा, वहां युद्ध होगा। तो इसलिए जो ये जो समास है, ये इसमें दोनों पद प्रधान है, यानी दोनों शब्द प्रधान होते हैं, वहां द्वंद्व समास होता है। ये समझ लो कि जहां दोनों पद, पूर्व पद और अंतिम पद, पहला शब्द और आखिरी शब्द, दोनों शब्द मिल जहां प्रधान हो, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। माता, इसकी विशेषता मैं आपको बता दूं, इसमें जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो है इसमें और इसमें छिपा होगा, इसमें और छिपा होगा। माता पिता ये एक शब्द है, और समास जब हम अलग कर रहे हैं माता और पिता कर रहे हैं, और लगा देंगे। जैसे दिन रात, दिन और रात कर देंगे। जैसे नर नारी, नर और नारी कर देंगे। अर्थात इसकी विशेषता बीच में डैश लगा होगा। आप ध्यान कर लेना कि जहां बराबर के शब्द होंगे तो वहां पे बीच में डैश लगा होगा, और जहां बीच में डैश लगा होगा उसे देख करके आप पहचान लोगे कि ये द्वंद्व समास है। और जब इसका विग्रह करोगे आप तो कैसे लगोगे, जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, राजा रंक, राजा और रंक, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। तो इस तरह से जहां भी बीच में डैश छिपा हुआ हो उसका मतलब क्या है, वहां द्वंद्व समास है। और अगर खोल के दे रखा और लगा रखा माता और पिता, तो अगर इसका समस्त पद करोगे माता पिता करोगे आप, माता और पिता, और को हटा दोगे माता डैश पिता कर दोगे। दिन और रात, और को हटा दोगे दिन रात कर दोगे। नर नारी, नर और नारी को क्या करोगे, नर नारी कर दोगे, बीच में डैश लगो। इस प्रकार से ये द्वंद्व समास हुआ। अब नंबर 4 द्विगु समास। द्विगु समास वह समास जहां पूर्व पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। संख्या मतलब गिनती से संबंधित हो, जो गिनती आप पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, तो जिस समास में पूर्व मतलब पहला पद संख्यावाचक हो वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समूह या समाहार। तो 3 फलों का समाहार क्या कहलाता है, त्रिफला कहलाता है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह या 9 रत्नों का समाहार नवरत्न कहलाता है। तो ये द्विगु समास है। पंचवटी है, तो पंचवटी में 5 वृक्षों का समूह है, ठीक है। 10 आनन है, 10 आनन है, 10 सिरों का समूह। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये द्विगु समास में आएगा। अब इसके बाद में बहुब्रीहि समास नंबर 5। बहुब्रीहि समास, जिस समास में न पूर्व पद प्रधान हो और न उत्तर पद प्रधान हो। एक समास आपने पढ़ा था द्वंद्व समास, कि जिसमें पूर्व पद भी समान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। लेकिन बहुब्रीहि एकदम उसका उल्टा है, इसमें न पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, किंतु इसमें अन्य पद प्रधान होता है। ये ध्यान रखें कि इसमें अन्य पद प्रधान होगा, ना पूर्व पद प्रधान होगा, ना उत्तर पद प्रधान होगा, एक अन्य पद प्रधान होगा। तो जहां अन्य पद प्रधान हो वहां बहुब्रीहि समास होता है, अर्थात उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन, गज के समान मुख वाला। अब ना तो इसमें गजानन ये गज प्रधान है और ना मुख प्रधान है, तो इसमें ना पूर्व पद प्रधान है
ना उत्तर पद प्रधान है, लेकिन इसमें अन्य पद अर्थात मैंने जो करके दिया अन्य पद हो गया गणेश, गज, गजानन, गज के समान मुख वाला अर्थात गणेश। तो इसमें गणेश शब्द जो है वो प्रधान है, इसलिए ये जो है बहुब्रीहि समास है। दोबारा समझिए कि जिस समास में ना पूर्व पद प्रधान हो और न ही उत्तर पद प्रधान हो, किंतु कोई अन्य पद प्रधान हो, वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे गजानन, गज के समान मुख वाला अर्थात गणेश। दूसरा लगा दे पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पे जो मुख है वो गणेश है और श्री कृष्ण है, ये दोनों अन्य पद हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये बहुब्रीहि समास है। तो इस प्रकार से ये बहुब्रीहि समास होगा। अब अंतिम बचा नंबर 6 क्रमधारय समास। थोड़ा फर्क है इसमें और उसमें। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेषक हो, अर्थात विशेषण जो किसी की विशेषता बताते हैं और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं और जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो, वहां क्रमधारय समास होता है। जैसे कुबुद्धि, बुरी है बुद्धि जो, अर्थात वह बुद्धि जो बुरी है। तो इस तरह से यहाँ क्या है, क्रमधारय समास। महादेव, महान है जो देव महान है वो महादेव है। नरसिंह, नर है जो सिंह अर्थात नरसिंह, जो नर है जो सिंह नर है वो नरसिंह। अब इसमें और इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाता है, ये ध्यान कीजिए। मैंने अब इसमें पीले हैं वस्त्र जिसके, अगर केवल इतना कर दिया पीले हैं वस्त्र जिसके, तो ये भी क्रमधारय में आ जाएगा, ये ध्यान रखिए। अर्थात लगा करके अगर हम करेंगे, अगर इसका समास विग्रह करेंगे, तो अगर हम करते हैं पीतांबर का पीले हैं वस्त्र जिसके या पीले हैं वस्त्र जो, इस तरह से जो धारण करते हैं, तो इस तरह से अगर यहां तक कर देंगे तो यहां तक हमारा क्रमधारय होगा। लेकिन अगर अर्थात लगा दिया, अर्थात श्री कृष्ण कर दिया, तो वो बहुब्रीहि हो जाएगा। ऐसे ही नरसिंह, नर है जो सिंह, यहां तक का तो क्रमधारय है। लेकिन अगर हम कहें नर है जो सिंह अर्थात नरसिंह अर्थात नरसिंह भगवान, या महादेव, महान है जो देव अर्थात शिव, अगर हम इसको कर दे महान है जो देव अर्थात शिव, अगर हमने कर दिया तो ये क्रमधारय नहीं रहेगा, ये बहुब्रीहि में चला जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान कर लेना। ऐसे ही मैंने बताया दशानन, 10 है आनन, ये 10 आननों का समूह अगर हमने कर दिया तो द्विगु है। और अगर हम उसको करें 10 है आनन जिसके, अगर इतना कर देंगे तो बहुब्रीहि में आ जाएगा और इसमें क्रमधारय में आ जाएगा। और अगर हम ये करेंगे 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, अगर हमने लिख दिया तो वो बहुब्रीहि में चला जाएगा। दोबारा समझिए कि इसमें दशानन शब्द अगर लाते हैं द्विगु समास में आ जाएगा दशानन। कैसा आ जाएगा, 10 सिरों का समूह, ठीक है, वो द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको कर दें कि 10 है आनंद जिसके, अगर हमने कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्रमधारय हो जाएगा। ध्यान दे इस बात को, अगर हमने कर दिया कि 10 है आनंद जिसके, तो क्रमधारय हो जाएगा। और यदि हम उसको ऐसा कर दें कि 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, अगर हमने ये शब्द कर दिया तो इसका मतलब वो बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। तो ये तुम्हें समास विग्रह करने पे पता चलेगा कि यहाँ द्विगु समास है या बहुब्रीहि समास है या क्रमधारय समास है। तो इस प्रकार से हम ये परिभाषा ध्यान दें और परिभाषा के ध्यान के अनुसार ही हम उसका समास विग्रह करें, और विग्रह करके जो वास्तव में आता है उसका हम उस तरह से नाम लिखेंगे। अगर हम इस तरह से लिखेंगे, अगर केवल 10 सिरों का समूह हमने कर दिया तो केवल द्विगु समास, और कह देंगे 10 हैं सिर जिसके, अगर हम इसके कर दें तो ये क्रमधारय समास। और अगर हमने इससे भी आगे ले गए कि 10 हैं सिर जिसके अर्थात रावण, अगर हमने कर दिया तो बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। इस प्रकार से हम इस समास को, ये हमारे समास कंप्लीट हुए। और पेपर में कैसे पूछा जाता है मैंने आपको पहले बताया था, अब दोबारा फिर बता रहा हूं कि कोई शब्द दिया होगा या तो सीधा कह दिया नरसिंह, ये शब्द दे दिया और समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए, उसमें आएगा समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए, अगर यह जाता है तो। अब विग्रह कैसे करना मैंने बताया, नर है जो सिंह, अगर हम इसे न कर देते हैं तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, नर है जो सिंह क्या लिखेंगे, क्रमधारय समास, ठीक है। और अगर इसमें दशानन आ जाए तो 10 है आनंद जिसके, अगर हम करेंगे 10 है आनंद जिसके तो क्रमधारय। लेकिन अगर
10 आनन का समूह अगर हम उसको कर देते हैं तो द्विगु समास हो जाएगा। और अगर हम उसको लिखते हैं 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण अगर कर देंगे तो बहुब्रीहि में हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल पढ़ के उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझे और जिस तरह से आप उसका विग्रह कर सकते हैं उस तरह से विग्रह करें, क्योंकि अगर आपने विग्रह करने में गलती की तो आप समास भी गलत कराओगे। ये बड़े खास हैं, हर क्लास के लिए खास है। 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 12वीं, 11वीं, 12वीं, मतलब जहां तक भी आप जाओगे आपको ये समास मिलेंगे। मैं समझता हूं कि ये समास आपके 6 के 6 आपकी समझ में आ गए होंगे और बाकी आप अध्ययन करें बार बार। इस तरह से जो भी शब्द जीवन में आते हैं उसका विग्रह करके देखें कि उसका विग्रह होता है या नहीं होता है। विग्रह होता है तो उसका क्या बनता है। तो इस तरह से आप अपनी किताब पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिसका आप विग्रह करेंगे। विग्रह करके आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। बार बार अध्ययन करने पे आपकी ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ है और मैं समझता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इसको कर लोगे, क्योंकि ये बहुत ही खास चैप्टर है। हर क्लास में काम आएगा, आगे तक आपके काम आने वाला है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से करें।